नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज हुई बैठक में 18 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें 17 पर मुहर लगी है। जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये रहा है कि उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की क्लास 1 नवंबर से शुरू होगी। जल्द ही इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी। इसके अलावा अब राज्य कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह 1 दिन के वेतन की कटौती का फैसला वापस ले लिया गया है। यही नहीं, राज्य कैबिनेट ने सालों से अटकी खेल नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पर्यटन व्यवसाय से जुड़े 2,43,000 रजिस्टर्ड व्यवसायियों कर्मियों को 1,000 रुपए और प्रोत्साहन राशि देने को मंजूरी दी गई है। तो वहीं हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय होगा। आबकारी विभाग में भी अब ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लागू होगी। कि आने वाली 1 नवंबर से केवल 2 क्लासें 10th और 12th सोशल डिस्टेंसिंग जो एसओपी जारी हुई है उसका सख्त से पालन कराते हुए और वो 2 क्लास खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। बाकी का निर्णय बाद में लिया जाएगा। डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इत्यादि का निर्णय बाद में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनको छोड़कर बाकी जो ये महीना चल रहा है, इस महीने से ये कटौती समाप्त कर दी गई है। अक्टूबर में भी नहीं होगी। तो स्कूल तो खोल दिए जाएंगे, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए वाइस चांसलर्स की मीटिंग होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि राज्य के कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कब से खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर गुलदार के हमलों में 2 बच्चों की मौत के बाद वन विभाग हरकत में आया है और आदमखोर गुलदार को मार गिराया गया है। गुलदार को जाने माने शिकारी जॉय हुकिल ने मारा है। जॉय हुकिल का ये 39वां शिकार है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को 7 साल की बच्ची और 13 अक्टूबर को 5 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना शिकार बनाया था। वहीं गुलदार को मारने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। वो जो पहली घटना हुई थी उसके बाद 12 तारीख से ही हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, बल्कि रात भर भी हम कॉम्बिंग करते रहे। और 12 तारीख के बाद फिर ये बहुत ही दुखद है कि 13 तारीख को दोबारा ये घटना हुई। हालांकि हमने पिंजरे में भी पकड़ने का उसको प्रयास किया था, लेकिन चूँकि वो नरभक्षी बन चुका था और इस प्रकार की घटनाएँ कर रहा था, तो जन आक्रोश को देखते हुए उसको शूट किया गया और आज मॉर्निंग में उसका जो है हमने बॉडी भी रिकवर कर ली है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी जोन में जंगल में घास लेने गई 2 महिलाओं पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों महिलाएं घायल हो गई हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चोरपानी की महिलाएं अपने घर से लगे कॉर्बेट के जंगल में घास लेने गई थी, जहां गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। पौड़ी में खिरसू ब्लॉक के ओलख्यू गांव में लगातार गुलदार का आतंक बना हुआ है। यहां 2 हफ्ते पहले गुलदार के हमले में 15 साल के लड़के की जान चली गई थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी गुलदार को आदमखोर घोषित नहीं किया गया है, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन कर डीएम ऑफिस का घेराव किया है और कहा है कि जल्द ही आदमखोर गुलदार को नहीं पकड़ा गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आदेश नहीं देंगे तो तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा हम लोगों का। हम तो चाहते हैं कि आज ही अगर आदेश दिया जाए, जबकि बाघ खुले आम घूम रहा है। उनको उस नॉर्म्स को जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, तो वो आगे फिर ये कार्रवाई वाइल्ड लाइफ वार्डन के स्तर से जारी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून के दिलाराम स्थित यूनियन बैंक के मैनेजर ने ही खाता धारकों की 40 लाख रुपए की रकम का घोटाला कर दिया है। साल 2018 इस बैंक के मैनेजर प्रवीण डंगवाल ने बैंक में करीब 5 से 7 लोगों के खातों से डॉक्यूमेंट लगाकर लोन के साथ लिमिट बढ़ाई और करीब 40 लाख रुपए इन खातों से उड़ा लिए। खाता धारकों को तब पता चला जब उनके घर के लोन की किश्त जमा न करने का नोटिस मिला। ग्राहक जब बैंक पहुंचे तो पता चला कि बैंक मैनेजर ने अपना ट्रांसफर पुणे करवा लिया है। इतना ही नहीं, बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करवा दिया है। वहीं अब पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन बैंक अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अखबार में पढ़ने के बाद हमारे घर भी गए, वो उन्होंने भी एप्लीकेशन लगाई, मगर शायद मुझे लग रहा है कि वो 19 उनकी एफआईआर हुई, मुझे नाम भी मालूम है,
और उनकी एप्लीकेशन यहाँ है, उन पर FIR नहीं हो रही और उन पर 20 से आज फैसला हो चुका। दबाव के चलते उन्होंने एक अभी FIR दर्ज करवाई है उन्हीं के नाम से कि हम लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। उस पर कार्रवाई बहुत हो रही है, लेकिन हमारे वाला जो FIR थी उसको रोक दिया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया था कि इसका इन्वेस्टिगेशन वो किसी गजेटेड ऑफिसर से चाहते हैं, तो उसमें उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो गजेटेड ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इसमें बेसिकली 2 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। एक मुकदमा जो है वो बैंक मैनेजर के द्वारा लिखवाया गया है और एक मुकदमा है जो कि कोर्ट के माध्यम से हमारे पास आया है जो कि बैंक मैनेजर के खिलाफ है। तो CCT जो है वो इन दोनों मामलों को देख रहे हैं। उनको बताया गया है कि जो भी लॉफुल कार्रवाई है, जो सही कार्रवाई है वो किया जाए और इसमें जो भी फैक्ट्स निकल के आते हैं दोनों मामलों में उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। देहरादून के प्रेमनगर इलाके से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों के बीच पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट की गई। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। तो देहरादून की ये तस्वीरें हैं, पानी को लेकर 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पड़ोसियों में मारपीट हो रही है बीच सड़क पर। ये देखिए, घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं और पानी को लेकर विवाद था और उसके बाद पड़ोसियों के बीच ये जमकर मारपीट हुई है, जिसकी तस्वीरें किसी ने कैमरे में कैद की हैं, जो न्यूज़ 18 अब आपको दिखा रहा है। इस संबंध में हमारे पास एक तहरीर भी आ गई है महिला की ओर से कि उनके साथ उनके पड़ोसी के द्वारा मारपीट की गई तथा कुछ इनका मकान संबंधी विवाद भी है क्योंकि जॉइंट मकान बने हुए हैं और आपस में पड़ोसी हैं। समय समय पर इनके बीच छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है, किंतु आज काफ़ी मारपीट इनके साथ हुई है। तो इस संबंध में थाने पर तहरीर प्राप्त हुई है और आवश्यक कार्रवाई की जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और उत्तराखंड से सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार और टनकपुर के लिए जनशताब्दी ट्रेन की मांग की है। बलूनी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से इसकी मांग की है और कहा है कि कोटद्वार और टनकपुर उत्तराखंड के बेहद जरूरी स्टेशन है और दिल्ली से इन दोनों स्टेशनों तक जनशताब्दी के रूप में अच्छी ट्रेन चलाई जाए। साथ ही बलूनी ने यह भी कहा है कि पीयूष गोयल ने हमेशा उत्तराखंड की मांगों को पूरा किया है और उम्मीद है कि इस बार भी टनकपुर कोटद्वार तक दिल्ली से जनशताब्दी ट्रेन की शुरुआत होगी। आज मैं आप लोगों के मध्य रेलवे की बात करने के लिए हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के रहते जितना कार्य उत्तराखंड में हुआ है इतना शायद कभी इससे पहले नहीं हुआ है। बहुत सारी नई रेलवे लाइंस का काम चल रहा है। बहुत सारी नई रेलवे लाइन के बारे में आदरणीय पीयूष जी ने हम लोगों को आश्वासन भी दिया है। कई ट्रेनें चली हैं, तो इस बहुत सारा काम इस प्रकार से हुआ है। आज मैं पीयूष जी से कुछ मांगने जा रहा हूं और उत्तराखंड की तरफ से जब भी पीयूष गोयल जी से कुछ मांगा गया है, पीयूष गोयल जी ने उसको खुले हृदय से लिया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज मैं मांग करने जा रहा हूं पीयूष जी उसको भी सहर्ष अपनी स्वीकृति देंगे। आदरणीय पीयूष जी, हमारे यहाँ कोटद्वार एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ से दिल्ली के लिए एक अच्छी ट्रेन चल सके, इसकी अति आवश्यकता है। इसी प्रकार से टनकपुर से दिल्ली के लिए एक अच्छी ट्रेन की आवश्यकता है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इन दोनों स्थानों से यानी कि कोटद्वार से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली एक जनशताब्दी एक्सप्रेस चल सके तो यहाँ के लोगों को बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं आज आपसे इन 2 जनशताब्दी ट्रेनों की मांग करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये दोनों ट्रेनें उत्तराखंड को अवश्य देंगे। उत्तराखंड आपके कार्य के लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। बहुत धन्यवाद। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी अनिल बलूनी को भरोसा दिया है और प्राथमिकता के आधार पर इन दोनों रूट पर जनशताब्दी चलाने का फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद बलूनी ने पीयूष गोयल का धन्यवाद भी किया है। वहीं अनिल बलूनी ने मोदी सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की तो राज्य सरकार की भी तारीफ की है। बलूनी ने कहा है कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है और केंद्र के साथ मिलकर विकास को आगे बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड विकास के नित्य नए आयाम छू रहा है। केंद्र के विकास की बहुत सारी योजनाएं उत्तराखंड में लाई गई हैं। हमारी राज्य सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है और केंद्र की जो विकास की योजनाएं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, इसको इंश्योर कर रही है।
आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में खनन माफियाओं की दबंगई का नया मामला सामने आया है, जहां अवैध खनन पर छापेमारी करने पहुंचे तहसीलदार पर खनन में शामिल लोगों ने पथराव कर दिया। वहीं तहसीलदार पर हुए हमले के बाद राजस्व अधिकारियों और पुलिस के बीच तकरार की स्थिति बन चुकी है। पुलिस की माने तो उनका कहना है कि बिना पुलिस सुरक्षा के तहसीलदार देर छापेमारी में गए थे, जिसके कारण इस तरह की घटना हुई है। वो उन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए विशेष तौर पे पुलिस, परिवहन और राजस्व विभाग के जितने भी अधिकारी कार्मिक हैं इसमें जुड़े हुए, इस क्षेत्र से जुड़े हुए जिनमें इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनके साथ एक बैठक भी की गई है, जिसमें इस तरह की गतिविधियों की पुनरावृत्ति ना हो और किस तरह से ऐसे अवांछित तत्वों, अवैध जो लोग हैं जो इस तरह के कार्य में संलिप्त हैं, उनमें एक चारों तरफ से एक ज्वाइंट कार्रवाई की जा सके, इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। चंपावत पुलिस ने एक महिला तस्कर को 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ गिरफ्तार किया है। चंपावत पुलिस को खबर मिली थी कि धौन क्षेत्र में बलविंदर कौर नाम की एक महिला मौजूद है और चरस तस्करी कर रही है। पुलिस ने महिला और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों नारकमत्ता क्षेत्र के रहने वाले हैं और पुलिस ने इनके पास से तस्करी में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। उधर देहरादून में आज भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। पलटन बाजार में पुलिस और प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है, तो वहीं बाजार में प्रशासन का बुलडोजर चलने से व्यापारियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। व्यापारी बीच सड़क पर बैठकर बहस करने लगे। क्या हुआ जी, मैडम का हाथ पैर जोड़ते रह गए कि मत करो मत करो मत करो मत करो। 2-2.5 करोड़ रुपए मेरी मम्मी का कर्जा मेरे सिर के ऊपर है। दुकान बिकने को तैयार खड़ी है, व्यापारी को पैसे दिए नहीं जा रहे। ये पैसे घर से लेके आया हूँ, ये पैसे, इसमें क्या जहर खाऊं या क्या घर वालों को खिलाऊं, क्या करूं बताओ मैडम। ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में ये कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पे जितने पूर्व में चिन्हित अतिक्रमण हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि पूरे अतिक्रमण नहीं हट जाते। कभी अभिन्न मित्र रहा नेपाल अब पूरी तरह भारत विरोधी हो चुका है। आलम तो यह है कि चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनने के बाद उत्तराखंड के सटे बॉर्डर पर नेपाल की सक्रियता हर किसी को हैरान कर रही है। इस बॉर्डर पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ ही नेपाल सड़कों का जाल भी बिछा रहा है। रिपोर्ट देखिए। के उद्घाटन के बाद नेपाल ने भी भारत से लगे इस बॉर्डर में अपना सुरक्षा तंत्र खासा मजबूत कर लिया है। आप देख सकते हैं निचले इलाकों में यहाँ पर सड़क बनाई गई है और इसके ठीक ऊपर अगर उस चोटी में आप देखेंगे तो वहाँ पर ब्रह्मदेव से लेकर तिंकड़ तक 425 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है। इस सड़क का काम पहले नेपाल की एक एजेंसी देख रही थी, लेकिन भारत के साथ जो सीमा विवाद गहराया उसके बाद इसका काम नेपाल की आर्मी देख रही है। ड्रैगन के इशारे पर नेपाल आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिससे साफ जाहिर होता है कि वो चीन का मोहरा बन चुका है। चाहे लिपुलेख रोड के उद्घाटन के बाद भारत पर कब्जे का आरोप हो या अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारत के गुंजी, नाबी और कूटी को अपना बताना हो। इसके साथ ही नेपाल उत्तराखंड से सटे बॉर्डर इलाकों में 275 किलोमीटर के बॉर्डर पर बीते 5 महीनों में 5 बॉर्डर आउटपोस्ट खोल चुका है। नेपाल ने पूरे उत्तराखंड बॉर्डर पे 15 जो है बीओपी बना दी हैं और 2 बीओपी बननी बाकी हैं। इसके अलावा जो उसका महाकाली कॉरिडोर है उसको भी जो बन नहीं पा रहा था धारचूला से ऊपर, उसको सेना को सौंप दिया है ताकि सेना उसको बना ले। यही नहीं, इस बॉर्डर को नेपाल हवाई सेवा से भी जोड़ रहा है। इसी हफ्ते बैतडी से धनगढ़ी के लिए नियमित उड़ान शुरू होनी है। अगर बात सड़कों की करें तो ब्रह्मदेव से तिंकर तक 425 किलोमीटर का महाकाली कॉरिडोर बन रहा है और इस कॉरिडोर को बनाने का जिम्मा अब नेपाली सेना के हवाले है। आमतौर पर शांत माने जाने वाले इस बॉर्डर पर नेपाल सरकार ने सशस्त्र सीमा प्रहरी बल की एक बटालियन और कंपनी भी तैनात कर दी है। हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और हमेशा विजिलेंट रहने की जरूरत होगी। बेसिकली एसएसबी है, आईटीबीपी है, हमारी सेना है, इवन लोकल लोग जो स्थानीय लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में नेपाल की जरूरत से ज्यादा सक्रियता साफ इशारा कर रही है कि रोटी बेटी के रिश्ते अब इतिहास के पन्नों में ही नजर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि चीन के इशारों पर नेपाल कब तक नाचता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
31 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे फॉरेस्ट के मौजूदा चीफ के बाद अगला चीफ कौन होगा, इसको लेकर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने करीब करीब संकेत दे दिए हैं। विभाग में सीनियरिटी वाइज 4 अफसर इस पद के दावेदार हैं। पहली 1985 बैच की आईएफएस अफसर रंजना काला, दूसरे नंबर पर 1986 बैच के आईएफएस राजीव भरतरी और 1987 बैच के आईएफएस अफसर विनोद सिंघल और अनूप मलिक दावेदार हैं। वहीं वन मंत्री का कहना है कि सिर्फ सीनियरिटी ही नहीं, चीफ की तैनाती में बहुत सारी चीजें देखनी होगी। सरकार ने भी विचार नहीं किया है, पत्रावली मेरे पास आ गई है और मैं माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करके फिर इस पर निर्णय लेंगे हम समय से, क्योंकि 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे दोनों लोग, उससे पहले हम निर्णय ले लेंगे। पत्रावली मेरे पास आ चुकी है, तो माननीय मुख्यमंत्री और मुझको निर्णय लेना है और हम जो भी निर्णय होगा प्रदेश के बेहतर हित में होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। कोविड के चलते लटके 6 एग्जामों की लिखित परीक्षा दिसंबर तक हो जाएगी। अप्रैल 2021 तक कई विभागों में नौकरी की वैकेंसी भी निकलने वाली है। कोविड के चलते आयोग को सेंटर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सेंटर्स को कोविड सेंटर बनाया गया था। फिलहाल अब लिखित परीक्षा होने से बेरोजगारों को बड़ी राहत मिलेगी। तरह से देखा है, जो छोटे एग्जाम हैं वो हमने बच्चों को ऑलरेडी संवाद के माध्यम से सूचित भी किया है कि जो 6 एग्जाम हैं उनके नाम भी दे दिए हैं, जिससे बच्चे तैयारी कर सकें। तो उन 6 एग्जाम को तो हम दिसंबर तक कराएंगे, उनमें काउंट है 30,000 तक। और जो बड़े एग्जाम है, जैसे वन दरोगा का बड़ा एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक का बड़ा एग्जाम है, जिसमें 80,000, 1,19,000 इस तरह या 1 लाख के आसपास जो काउंट है, उसको अभी कराना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे केंद्रों को चिन्हीकरण में दिक्कत आ रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन गुरुवार यानी कल से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार पार्क के जोन में डे विजिट के साथ नाइट स्टे भी 15 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है, जिसकी तैयारी कर ली गई है। पार्क प्रशासन की माने तो कोविड के चलते गेस्ट हाउसेस में ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे जा रहे हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में इनका उपयोग किया जा सके। पार्क के जोन की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई है। अब तक लगभग काम हमारा रोड का पूरा हो जाएगा और सारी रोडें इस बार 15 तारीख को 15 अक्टूबर को खोल दी जाएंगी। इसमें 15 अक्टूबर से डे विजिट और नाइट स्टे दोनों एक साथ ही प्रारंभ हो रहे हैं। इसकी सारी तैयारी कर ली गई हैं। जो भी टूरिस्ट रोड्स हैं उनको दुरुस्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो गेस्ट हाउसेस हैं उनको भी अप टू डेट कर दिया गया है, पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए। वहीं कल से देहरादून जू भी खुलने वाला है, लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जू लगभग 6 महीने से बंद पड़ा हुआ था। जू आने वाले लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। साबित कोविड की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ेगा। कल से हमारा जो है ये जू बहुत समय बाद जो है करीब 6 महीने बाद समझिए खुलने को जा रहा है। और इसमें जो भारत सरकार और हमारे उत्तराखंड सरकार की जो कोविड-19 को लेके गाइडलाइन है, उन गाइडलाइनों को सब कुछ फॉलो करते हुए हम लोग इसको खोल रहे हैं। साथ ही जो है वो जो भी इसमें आएगा वो बिना मास्क के प्रवेश नहीं पा पाएगा। और जो सामाजिक दूरी है 1 मीटर की, उसको भी बरकरार रखना होगा। रुड़की में इस बार कोरोना के चलते ज्यादातर जगहों पर रामलीला नहीं हो रही है और सिर्फ बीटीगंज में ही 15 अक्टूबर यानी कल से रामलीला शुरू होगी। बीटीगंज में भी केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के ही मुताबिक रामलीला कराई जा रही है। मैदान में सिर्फ 200 कुर्सियां लगाने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा बिना मास्क के कोई भी दर्शक नहीं आ सकेगा। परमिशन मिली है, हम परमिशन से बाहर नहीं जाएंगे। सबके मास्क लगे होने चाहिए और उचित दूरी जो भी है वो रहे उसमें। रामलीला कमेटी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप 2 वक्त सैनिटाइजेशन कराएंगे पूरे प्रेमिसेस का। मैक्सिमम वहाँ पे 200 चेयर्स की ही संख्या की अनुमति मैक्सिमम लिमिट की दी जाएगी। हरिद्वार में गंगा नदी में से सिक्के और नारियल ढूंढने वाले गोताखोरों को भी अब महाकुंभ 2021 के दौरान रोजगार मिलेगा। कुंभ के दौरान ऐसे गोताखोरों को विशेष दल बनाया जाएगा और गंगा स्नान के दौरान डूबने वाले श्रद्धालुओं को बचाने का इनका काम होगा। अब तक चाहे कुंभ हो या फिर कोई स्नान, जल पुलिस की ही तैनाती होती रही है, लेकिन इस बार जल पुलिस के साथ इन प्राइवेट गोताखोरों का भी दल बनाकर तैनात किया जाएगा। ये कि बहुत से आप देखेंगे गंगा जी में बहुत से लोग आप देखते हैं कि सिक्के जमा करते हैं या कुछ सामान जमा करते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट वो लोग स्विमर्स होते हैं, तो इनको भी हम एक तरीके से एक ट्रेनिंग करवा के उनको अच्छी ड्रेस देके एज ए वॉलंटियर यूज़ करना चाहते हैं।
टेहरी झील में बोटिंग गतिविधियां शुरू होने से इन दिनों दूर दराज से पर्यटक आने लगे हैं। कोटी बोटिंग पॉइंट में पर्यटकों की संख्या बढ़ने और व्यवस्थाएं पूरी नहीं होने पर अब टाडा द्वारा डोबरा में बोटिंग पॉइंट बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं टेहरी झील में परमानेंट लाइटिंग और लेजर शो के लिए भी प्रस्ताव बनाया जा रहा है। एक तो डोबरा के पास हम चाह रहे हैं कि एक और बोटिंग पॉइंट खुल जाए, जेटी वेटी लगा दिया जाए। तो टाडा ने इसको ये निर्णय लिया है कि इसको अपने ही कॉस्ट पे हम करने का प्रस्ताव करेंगे। और उसके अलावा हम वहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो हो सकता है या नहीं स्थापित, इसकी कार्य योजना भी बनाने पर हम विचार कर रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद देखिए हमारा स्पेशल शो महाबहस।